दोस्तों मेरे पीछे यहाँ पर एक फोटो है जो कि आपने जरूर देखी होगी। ये मानव के इतिहास में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी फोटो है। जी हाँ, ये ब्लैक होल की फोटो है। और इस ब्लैक होल की फोटो को ये कहा जाता है कि जो अभी तक थ्योरी में था वो पहली बार फोटो के जरिए यहाँ पर कंफर्म किया गया। और इस तरह की रंगीन और रंग बिरंगी जो फोटोज हैं गैलेक्सीज की, नेबुला जिनको कहते हैं, स्टार्स और डस्ट का जो यहाँ पर एक गुब्बारा होता है स्पेस के अंदर, इसकी भी आपने फोटोज देखी होंगी। अब अगर यहाँ पर बात करें तो जब हम टेलीस्कोप्स की बात करते हैं कि भाई ये जो फोटोज ली गई हैं ये किंग टेलीस्कोप से ली गई हैं, तो हमारे दिमाग में इस तरह के जो टेलीस्कोप्स हैं जैसे कि हबल टेलीस्कोप, अब जिसको रिटायर कर दिया गया है, यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि धरती का चक्कर काट रहा है, कहाँ पर, L2 लेग्रेंज पॉइंट पर। ठीक है, L2 लेग्रेंज पॉइंट पर ये धरती का चक्कर काट रहा है। हमारे दिमाग में आता है कि ये टेलीस्कोप जो है इन्होंने शायद ये इमेज ली होगी, लेकिन इन टेलीस्कोप्स ने ये इमेज नहीं ली है, बल्कि इस तरह के टेलीस्कोप्स ने ये इमेज ली है। इनको जिनको आप देख रहे हैं आपको ऐसा लग रहा होगा ये नेटवर्क के कोई सैटेलाइट सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है। तो मैं आपको बता दूं ये ग्राउंड बेस्ड सिस्टम तो है जरूर, लेकिन ये रेडियो टेलीस्कोप का सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये भी एक प्रकार के टेलीस्कोप्स हैं और इन्हें कहा जाता है रेडियो टेलीस्कोप्स। ठीक है, और इससे पहले जो हमने देखा, अगर आपने लास्ट क्लास में यहाँ पर देखा होगा, तो 30 मीटर टेलीस्कोप जिसका इंडिया एक मेंबर है ऑलरेडी, जो कि हवाई में इंस्टॉल होने की बात चल रही है और उसको शिफ्ट करने की भी कहीं और बात चल रही है स्पेन के कैनरी आइलैंड पर, उसमें भी आप देखेंगे अगर तो वो भी एक तरह का टेलीस्कोप है, लेकिन वो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। और ये जो टेलीस्कोप आप देखते हैं ये है रेडियो टेलीस्कोप। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ये टेलीस्कोप इतने अलग अलग क्यों होते हैं और ये अलग अलग टेलीस्कोप्स आपको कैसे दिखते हैं। दरअसल अगर यहाँ पर बात करें, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक छोटा सा पार्ट आपको दिखेगी, विजिबल रीजन आपको दिखेगा, जो कि हमें आंखों से लाइट दिखती है। ये दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक विजिबल पार्ट है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेगमेंट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। स्पेक्ट्रम में देखें तो ऑप्टिकल में आपको यहाँ पर विजिबल लाइट दिखेगी और यहीं पर आपको वैसे टेलीस्कोप्स दिखेंगे जो कि आपको जैसे 30 मीटर टेलीस्कोप इंस्टॉल होना है वो आपको ऑप्टिकल रीजन में फंक्शन करते हुए दिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। वहीं पर अगर बात करें तो रेडियो वेव्स पर रिसीव करने वाले जो टेलीस्कोप है वो आपको इस तरह से यहाँ पर दिखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें इंफ्रारेड रेडिएशन को भी रिसीव करने वाले आपको मिलेंगे टेलीस्कोप्स। उसके अलावा जैसे यहाँ पर देखें तो हबल टेलीस्कोप आपको ऑप्टिकल और अल्ट्रा वायलेट के बीच में काम करता हुआ नजर आएगा। उसी तरह से जेम्स वेब टेलीस्कोप ऑप्टिकल जो रेडिएशन है उसको तो रिसीव कर ही सकता है, साथ में अल्ट्रा वायलेट और एक्सरेज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको भी रिसीव करके इमेज बना सकता है। वहीं पर इस तरह से आप देख सकते हैं बलून बेस्ड जो टेलीस्कोप्स होते हैं वो एक्सरे और अल्ट्रा वायलेट के बीच में काम करते हैं, हालांकि गामा रेज पर काम करने वाले टेलीस्कोप भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसके आधार पर अलग अलग तरीके के टेलीस्कोप्स आपको देखने को मिलते हैं और उसी में यहाँ पर बात हो रही है स्क्वायर किलोमीटर एरे की। स्क्वायर किलोमीटर एरे एक टेलीस्कोप है जो कि रेडियो वेव्स पर आधारित टेलीस्कोप्स है, यानी कि दूसरी गैलेक्सीज और स्टार से जो रेडियो वेव्स आएंगी उनको रिसीव करके ये इमेज बनाएगा। जरूरी नहीं है किसी स्टार से ऑप्टिकल रेडिएशन ही आए, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो ऑप्टिकल पार्ट है यानी कि विजिबल पार्ट है वैसी ही रेडिएशन आए। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की रेडिएशन आपको पता है स्पेस में होती है, तो रेडियो, इंफ्रा, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, इस तरह की रेडिएशन किसी गैलेक्सी या स्टार से आ सकती है, तो उसे रिसीव करना है तो रेडियो वेव्स आएंगी, तो उसके लिए रेडियो टेलीस्कोप्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनने जा रहा है जिसका नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे। और अच्छी बात यह है कि भारत इसका एक पार्ट आपको देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पर बात करें भारत की मेंबरशिप की, तो भारत इसका पहले से एक मेंबर रहा है, लेकिन अब भारत फॉर्मली इसका मेंबर होने जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भारत ने 1200 करोड़ से ज्यादा पैसा यहाँ पर अलॉट कर दिया है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें, कहता है कि भारत का ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इससे पहले भी भारत कई इंटरनेशनल लेवल पर जो इंपॉर्टेंट और एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं उसका हिस्सा भारत रहा है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र के हिंगोली में ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर लीगो फैसिलिटी लगेगी जो कि भारत के अंदर ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करेगी महाराष्ट्र के अंदर। वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात करें फ्रांस में जो बनने वाला है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर
एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी कि ITER प्रोजेक्ट, जिसको कहा जाता है कि ये आर्टिफिशियल सन बनाने की पहल है, और इसके अंदर भी भारत एक इम्पॉर्टेंट आपको मेंबर मिलेगा। और ये एक प्रकार का फ्यूजन रिएक्टर यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो फ्यूजन रिएक्टर बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि चाइना जो है ये चीज पहले ही बना चुका है, अचीव कर चुका है। अब यहाँ पर फ्रांस में कई सारे देश मिलकर इसमें कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। भारत भी इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात करें तो आप सभी ने सुना होगा, जिस मशीन ने हिग्स बोसोन पार्टिकल को डिस्कवर किया था, स्विट्जरलैंड के अंदर 27 किलोमीटर लंबी एक जो रिंग है जमीन के नीचे, जो कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से बनी हुई है, और वो पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करके देखती है कि उनमें कौन कौन से पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। तो लार्ज हैड्रन कोलाइडर, ठीक है, लार्ज हैड्रन कोलाइडर जो है, इसमें भी भारत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपने देखा होगा सर्न में आपको मिलता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर सर्न जो है इसके द्वारा ये चलाया जा रहा है। अगर ये बात करें, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह की जो एम्बिशियस इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, भारत अगर इनका मेंबर है तो डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं इन सभी पर। यहाँ पर अगर बात करें तो सर्न की फैसिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, भारत जिन एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स का इंटरनेशनल स्तर पर अगर मेंबर है तो पता होना चाहिए, क्योंकि भारत की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको इससे बड़े फायदे होते हैं। भारत के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होता है, ये सारे फायदे हमें मिलते हैं। उसके अलावा अगर बात करें स्क्वायर किलोमीटर एरे, जो कि रेडियो टेलीस्कोप अब दुनिया का सबसे बड़ा बनने जा रहा है, इसके अंदर अगर बात करें तो भारत ऑलरेडी मेंबर है, और इसका स्क्वायर किलोमीटर 1 स्क्वायर किलोमीटर दरअसल इसका इफेक्टिव एरिया होना था। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर जो टेलीस्कोप्स लगाए जाएंगे, ये जो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम जिससे आपको लग रहा है, अगर इनको जमीन पर लगाया जाएगा तो इनका इफेक्टिव एरिया 1 किलोमीटर होना चाहिए, ये कोशिश की गई थी। हालांकि अभी इसका एरिया कम है, लेकिन ओरिजिनल नाम रिटेन किया गया है कि यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इनको लगाया जाएगा। और अगर इस प्रोजेक्ट के करंट स्टेटस की बात करें तो करंट स्टेटस क्या है, कहता है लगभग 200 के आसपास ये ऐसे सैटेलाइट जो है 200 के ऐसे आसपास टेलीस्कोप्स लगा दिए गए हैं साउथ अफ्रीका में। 1,30,000 से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में लगा दिए गए हैं, और इनको कोशिश की जा रही है कि ऐसी जगह पर लगाया जाए जहां पर लोगों की आबादी बहुत कम हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई ये रेडियो टेलीस्कोप है, यानी कि रेडियो वेव पर चलने वाले टेलीस्कोप है, और हमारे जो नेटवर्क्स है, जितना भी कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन जितना भी है, फोन्स, इंटरनेट, ये सब चलता है रेडियो वेव पर। तो अगर पॉपुलेशन से जितना दूर होगा उतना हमारे फोन्स का और इंसानों के द्वारा इस्तेमाल करने वाले रेडियो नेटवर्क्स का इंटरफेरेंस इसके अंदर कम होगा। इसलिए ऐसी जगहों पर लोकेट किया जा रहा है जहां पर लोगों की आबादी बहुत कम है, जैसे कि रेगिस्तानों में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर इसमें अगले साल तक इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा इंस्टॉलेशन का। अब अगर यहाँ पर बात करें ये कितना पावरफुल है, तो दुनिया का इस समय जो सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है उससे लगभग 5 से 60 टाइम्स मोर पावरफुल होगा, यानी कि 5 से 60 गुना ज्यादा ये पावरफुल होगा दुनिया का सबसे बड़ा जो रेडियो टेलीस्कोप है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप आपको इस समय दिखता है कहां पर? चाइना के अंदर, और इसका नाम है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। यानी कि आपको इसका जो अपर्चर दिखता है इस तरह से, सिग्नल रिसीव करने वाला ये जो आपको डिश तरह से यहाँ पे दिखता है, ये कितना है? इसका डायमीटर 500 मीटर है, यानी कि इसका ये जो डिस्टेंस है ये लगभग आधे किलोमीटर के बराबर है। तो बहुत बड़ा ये टेलीस्कोप है। हालांकि अब स्क्वायर किलोमीटर एरे बन रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर एरिया में उसका इफेक्टिव एरिया होगा जहां पर सैटेलाइट्स इंस्टॉल्ड होंगे। तो एरिया बढ़ाने से यहाँ पर ज़्यादा सिग्नल रिसीव होंगे और बेटर पिक्चर यहाँ पर मिलेगी। और अब इससे भी बड़ा बनने जा रहा है स्क्वायर किलोमीटर एरे चाइना के टेलीस्कोप से। अब यहाँ पर अगर बात करें इन टेलीस्कोप्स का आखिर फायदा क्या है, यूटिलिटी क्या है? दरअसल आपने 2019 में और 2022 में नाम सुना होगा इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का। ये जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है ये भी पूरी दुनिया में इस तरह से फैला हुआ है कि कुछ हिस्सा इसका आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, कुछ आपको सेंट्रल अमेरिका के आसपास मिलेगा, ठीक है, और कुछ आपको यहाँ पर साउथ अमेरिका में, कुछ यहाँ पर आइलैंड्स में, पैसिफिक आइलैंड्स में, और कुछ यहाँ पर अफ्रीका के बिल्कुल यहाँ पर पास में मिलेगा। ठीक है, स्पेन और अफ्रीका के आसपास कैनरी आइलैंड्स वगैरह के आसपास यहाँ पर आपको मिलता है। तो कुल मिला के पूरे एरिया में इस तरह से फैले हुए जो टेलीस्कोप के पार्ट्स हैं ये एक टेलीस्कोप को ही बनाते हैं। ये पूरा सब मिलकर एक टेलीस्कोप बनाते हैं और उसका नाम है
इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। और इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ही वो टेलीस्कोप है जिसने इंसान को पहली बार ब्लैक होल की फोटो लाकर दी। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं M87, ये जो ब्लैक होल है ये भी इवेंट होराइजन के द्वारा यहां पर इसकी फोटो ली गई थी। ठीक है, और इसकी फोटो 2019 में जारी की गई थी। ठीक है, उसके अलावा सैगिटेरियस ए ब्लैक होल जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में है, इसकी भी यहां पर 2022 में इमेज जारी की गई थी। किसके द्वारा? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा। यानी कि ये जो दोनों इमेजेस हैं ये रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा ही ली गई थी, जो कि अभी तक हमारी थ्योरी थी उसको यहाँ पर बताता है कि एक्चुअल में ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं और एक रेवोल्यूशनरी फोटो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर बात करें इंडिया के एसोसिएशन की, तो भाई इंडिया जो है स्क्वायर किलोमीटर एरे इस प्रोजेक्ट से 1990 से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगी कि जो सॉफ्टवेयर है जो इन सभी को इन सभी टेलीस्कोप को कनेक्ट करने वाला सॉफ्टवेयर जिसको न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, उसमें भारत का काफी योगदान रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें भारत क्या करेगा, भारत अपने देश में भी, भारत में भी यानी कि हम क्या करेंगे, रीजनल फैसिलिटीज बनाएंगे, रीजनल सेंटर बनाएंगे स्क्वायर किलोमीटर एरे के। यानी कि वहां पर जो ग्लोबल डेटा होगा उसको प्रोसेस किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा और प्रिजर्व किया जाएगा, ताकि साइंटिफिक कम्युनिटी को अगर उसकी जरूरत पड़ती है इंडिया में, इंडिया से बाहर, तो उनसे शेयर किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर भारत के अंदर क्या ऐसे टेलीस्कोप पहले से एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते? तो भारत के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी जो मिलती है वो पुणे की जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT की फॉर्म में मिलती है। और ऐसे रेडियो टेलीस्कोप भारत के अंदर आपको नैनीताल में भी दिख जाएंगे और उसके अलावा ऊटी में भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो पुणे में है, नैनीताल में है, ऊटी में है, इस तरह के टेलीस्कोप भारत में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और भारत ऑलरेडी इसके अंदर पुराना खिलाड़ी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्पेशल क्लासेस में, तो आप जुड़ सकते हैं। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों को हम 2024 के लिए क्रैश कोर्स की फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, 2024 के लिए क्रैश कोर्स की फॉर्म में कर रहे हैं और साथ में प्लस कोर्स में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 6ठी से 12वीं तक की NCERT हम डिटेल में कर रहे हैं हिस्ट्री की। ठीक है, और कोड लगाना होगा आपको SMK लाइव। अगर अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स खरीदना है तो कोड लगा सकते हैं SMK लाइव। इसके अलावा 50% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, और 6 महीने का एक्सटेंशन आपको मिलता है कोर्सेज के ऊपर अगर आप यहाँ पर कोड लगाते हैं SMK। ठीक है, SMK लाइव। ये सभी डिस्काउंट आपको किन किन कोर्सेज पर मिलेंगे? दरअसल यहाँ पर ये सभी डिस्काउंट आपको मिलते हैं 2025 के बैच में। अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको 6 महीने आपकी कोर्स की वैलिडिटी एक्स्ट्रा होगी, 50% डिस्काउंट मिलेगा, सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, बस आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव। और उसी तरह से 2026 और 27 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होगी, नोट्स अवेलेबल होंगे, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी, क्लासेस के मल्टीपल एक्सेस आपको मिलेंगे, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, कोड वही रहेगा हमारा SMK लाइव। और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूनिक आपको अनअकैडमी के साथ मिलती है वो ये कि एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टीपल ऑप्शनल्स का आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, एक सब्सक्रिप्शन से आपको कई सारे ऑप्शनल की चॉइस यहाँ पर मिलती है, चाहे साइंस बैकग्राउंड के हो चाहे नॉन साइंस बैकग्राउंड हो, सभी वाइड रेंज ऑफ ऑप्शनल आपको यहाँ पर दिखते हैं, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोड लगाना होगा SMK लाइव। उन बच्चों के लिए बेहतर है ये जिनको अभी तक ऑप्शनल जिन्होंने चूज नहीं किया है और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आपके पास एक्सेस होगा तभी आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। ये भी एक इंटरनेशनल लेवल का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसका भारत एक पार्ट है, और ऐसे जितने प्रोजेक्ट हैं एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसी पर क्वेश्चन पूछता है। कहता है कि इंडियाज फर्स्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इज प्रपोज टू बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के कौन से राज्य में भारत की पहली न्यूट्रिनो लेबोरेटरी या फिर न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी लगेगी? न्यूट्रिनो एक पार्टिकल होता है जो कि बताया जाता है काफ़ी ज़्यादा पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी लगाई जाएगी। कौन से स्टेट के अंदर ये बताएंगे, और इस पर विवाद भी चल रहा है। ठीक है, बताएंगे, चलिए बताएंगे कौन से स्टेट में लगाई जाएगी और उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।